अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं फिर। तो मुझे बताइए पहले वाले का आंसर क्या हो सकता है, पिक कर पा रहे हैं आप लोग इसको? मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है बीटा, वो किसके बराबर है? 3 अल्फा के बराबर है। और मैंने आपको एरी के लिए बताया था 2 अल्फा है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है वो इस्तेमाल किया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी जो बीटा है इज x टाइम कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अच्छा, सुपरफिशियल किसे कहते हैं? सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस, सरफेस का मतलब होता है एरिया। तो ये बन गया हमारे पास एरिया। ठीक है, तो बीटा हमारे पास 3 अल्फा है, x टाइम अल्फा हमारे पास 2 अल्फा है। इसको यहां ले आइए तो 3 अल्फा अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू x, अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दीजिए, तो 3 अपॉन 2 का मतलब होता है 1.5 जी। नेक्स्ट बताइए। अच्छा भाई, मेटल बॉल हैज ए स्फेरिकल कैविटी। यार ये मैं ऐसा करता हूं कि ये देखिएगा, ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा था मैं। अच्छा, इन दो तस्वीरों के अंदर ये साहब बताना चाह रहे हैं कि ये एक स्केल है और इस स्केल के अंदर ये एक सर्कल भी बना हुआ है, सर्कुलर होल आपको दिखा रहे हैं, राइट? और ये भी एक सर्कल है, यानी ये सर्कल होगा जो इसके ऊपर क्या नाम है बनाया होगा, और ये सर्कल है जो कट किया हुआ है, मतलब वो सुराख बनाया हुआ है। ये होल है और ये एक सर्कल की लाइन है, बाकी ये नंबर है। तो जब हमने इस स्केल को हिटअप किया, ऊपर वाले स्केल को, तो ऊपर वाले स्केल को हिटअप करने के बाद इसकी लेंथ चेंज हो गई। आप देख सकते हैं यहां से भी लेंथ चेंज हुई, यहां से भी चेंज हुई। ये जो ऊपर लाइंस हैं बारीक बारीक, इन लाइंस के दरमियान गैप भी ज्यादा हो गया। ये जो सर्कल छोटा सा था ये भी बड़ा हो गया। इस सर्कल के दरमियान जो सर्कुलर होल था वो होल भी बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जो बात समझाने की वो ये है कि जब हम किसी चीज को हीट अप करते हैं तो तमाम डायमेंशन चेंज हो जाती हैं। गॉट माय पॉइंट? तो लिख रहा है कि द सेम स्टील रूलर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे। व्हेन इट्स एक्सपेंड, जब ये एक्सपेंड करवाया हमने इधर, द स्केल, ये स्केल भी, इसके नंबर्स भी, इसके थिकनेस भी, इसका डायमीटर भी, इसका सर्कल भी और इसका होल भी, ऑल आर इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर। वही अल्फा से ही इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब अगर ये बात समझ में आ गई है, सॉलिड मेटल की बॉल है, हैज ए स्फेरिकल कैविटी, उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है, उसके अंदर एक सुराख है। इफ द बॉल इज हीटेड, उसको हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी क्या होगी? रिमेन अनइंफेक्टेड। अनइफेक्टेड ये पता नहीं इससे क्वेश्चन सही बनाया, रिमेन या कैविटी विल के बाद जो है ना, विल के बाद आप छुपा दें इसको, तो विल क्या होगी? नीचे से जवाब बताइए। डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, अनइफेक्टेड, अनइफेक्टेड भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ठीक है। बट द शेप ऑफ द कैविटी विल चेंज। नहीं, इंक्रीज होगी ना। शेप का क्या मतलब है? कैविटी क्या हो जाएगी? सर्कल से क्या हो जाएगी? ओवल हो जाएगी। इट्स ऑप्शन बी, कैविटी इंक्रीज करेगी, दैट्स इट। कैविटी की शेप सेम रहेगी। अभी आपको ये तो दिखा रहा था, तस्वीरों दोबारा दिखाता हूं एक मिनट को। इन दो तस्वीरों के अंदर, इन दो तस्वीरों में ये जो गैप्स है ये भी इंक्रीज किए, सर्कल जो बना हुआ था वो भी इंक्रीज किया। क्या जो बना हुआ सर्कल था, जो सर्कल की लाइन लगाई थी, उसकी शेप चेंज हुई? नहीं। जो होल था, मतलब कैविटी थी, वो भी इंक्रीज होगी। क्या उसकी शेप चेंज हुई? नहीं हुई ना। तो आप शेप क्यों चेंज करवा रहे हो? स्केल की शेप चेंज हुई है, स्केल की लेंथ इंक्रीज कर रहा है अपनी। अच्छा जी, आगे जाएं। 2 रॉड है मेरे पास, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है। आर मेड ऑफ द मटेरियल, उनको उस मटेरियल से बनाया। एक की जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है, जो समझ में आ रहा है यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ, उनके लेंथ के दरमियान डिफरेंस जो है विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा इफ L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू। ऐसे करना चाहिए कि L1 अपॉन L2 अगर मैं करता हूं तो मैं लेंथ के बारे में जानता हूं कि जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है? अल्फा, यानी जो लेंथ में चेंज आता है वो अल्फा, और हमारे पास क्या होता है? इनिशियल लेंथ, और साथ में होता है डेल्टा टी। ये भी होगा अल्फा, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, L2 डेल्टा टी। ठीक है, अगर ये L1 डैश होगी इसको मैं L2 डैश कह देता हूं, राइट? ये मेरे पास है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर सकता हूं मैं। ओके, और इनको ये जो एक्सप्रेशन है, इनको मैं उस तरफ लेके चले जाऊं तो ये अल्फा 2 इंटू L1 डैश अपॉन अल्फा 1 इंटू L2 डैश, तो ये L1 अपॉन L2 ये आ जाएगा। तो इट शुड बी अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
एक मेटल शीट है और विद सर्कुलर होल इज हीटेड, द होल विल, अभी तो मैंने बताया था होल क्या करेगा, Expand. एक्सपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में है, टॉपिक 2 में है, क्या कह रहा है, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज वी, द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टिल द प्रेशर बिकम डबल। अच्छा जी, तो फाइनल आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? जो आरएमएस स्पीड है VRMS, वो हमारे पास किसकी इक्वल है? यहां पर हमें दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम, वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे ही है, द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि इट इज 3p/ρ, अगर ये बात हमें मालूम है, राइट, ये फॉर्मूला याद होगा आपको। इस चीज को, इस आरएमएस स्पीड को उसने क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, ये हमारे पास v है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे पास, जो भी वॉल्यूम है वही है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी तादाद भी सेम रहेगी, यानी मैस उसका सेम रहेगा, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स है, तो मैस अपॉन वॉल्यूम क्या चीज बन जाती है हमारे पास, डेंसिटी। तो इसका मतलब है डेंसिटी अनइफेक्टेड है, जब वो कह रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी अनइफेक्टेड है, तो मैं डेंसिटी पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करूंगा। अलबत्ता प्रेशर को वो कह रहा है कि प्रेशर जो है वो मैंने डबल कर दिया, क्वेश्चन नहीं है ना, द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टिल द प्रेशर बिकम डबल, प्रेशर डबल कर दिया। तो अब जो हमारे पास नई आरएमएस स्पीड है, उसको मैं आरएमएस के ऊपर डैश लगा देता हूं, वो मेरे पास क्या है, वो है 3 × 2p/ρ, प्रेशर मैंने डबल कर दिया, राइट। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 और 3p/ρ, राइट। अच्छा, अब मैं ये कर रहा हूं, देखो कि मैं ये जो 2 है इस पर रूट अलग अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और ये जो दूसरा है ना, कौन सा 3p/ρ, इस पे रूट अलग अप्लाई कर रहा हूं। ये पूरी चीज तो उसने कौन सी आरएमएस स्पीड का होगा, v का होगा, तो इसको मैंने लिखा √2 और इस पूरी चीज को उसने v कहा हुआ है। तो जो न्यू हमारे पास आरएमएस स्पीड आ गई, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, √2v, Option B. ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया मैंने? सर मुझे समझ में नहीं आया। ये फार्मूला समझ में आ रहा है, ये बताओ, जी इस फार्मूले कोई इशू तो नहीं है, ये तो पता था ना। नो हाँ सर, ये तो पहले से पता था। इसको वो कह रहा है तुम आरएमएस स्पीड को तुम v मान लो, बोलो ये ठीक हो गया? ठीक है सर। ओके, फिर वो कह रहा है कि वॉल्यूम जो है इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। मैंने ये कहा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस अपॉन वॉल्यूम, मेरा ख्याल है ये भी एग्री करेंगे आप। जी जी। तो मैंने कहा कि जिस भी जगह पर वो गैस मौजूद है उसमें जितना भी मैस है वो भी फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी फिक्स है, तो डेंसिटी कांस्टेंट हुई या नहीं हुई, ये बताएं। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा ये चीज डेंसिटी कांस्टेंट है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। प्रेशर के बारे में, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट से व्हाट आई गॉट कि डेंसिटी कांस्टेंट, ये कहना चाह रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर हमने कहा कि प्रेशर के बारे में साफ फरमा रहे हैं हमें, अब जो न्यू आरएमएस स्पीड है जिसको आरएमएस के ऊपर मैंने डैश लगा दिया, ठीक है, उसके बारे में वो साफ कह रहे हैं कि उसमें प्रेशर मैंने डबल कर दिया और ये 3 ऐसी रहेगा, डेंसिटी ऐसी रहेगी, राइट। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप इसको आप ऐसे कर लें, इस 2 को शुरू में लिख लें, 3p को उसी तरीके से लिखें और रो को भी इसी तरीके से लिखें और रूट अप्लाई करें। फिर मैंने आपसे ये कहा कि अब मैं मल्टीप्लाई में रूट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं 2 पे रूट अलग अप्लाई कर देता हूं और 3p/ρ पे रूट अलग अप्लाई कर देता हूं। अब ये जो पूरी चीज है इसको वो ऑलरेडी v से डिनोट करके आया, जी जी। तो मैंने कहा √2 एज इट इज और साथ में ये भी आ गई और ये हमारे पास न्यू आरएमएस स्पीड बन गई। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। ओके ओके। अच्छा जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो प्रेशर
इसके साथ में जिस चीज को कह रहा है, फॉर्मूला को याद है, फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले से कंपेयर करो, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार। तो V जो है वो उसकी क्या है, स्क्वायर वेलोसिटी है और रो उसकी डेंसिटी है। अब मुझे बताएं इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, नहीं डेंसिटी से तो उसका ताल्लुक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, जी नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि P इज इक्वल टू रो है। जी बेटा क्या कह रहे हो, ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, बिल्कुल ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, नहीं डेंसिटी पे स्क्वायर है, डेंसिटी सिंपल लिखी है। ये समझ में आ गया या मैं इक्वेशन लिखूं बोर्ड पे? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा कि जो हमने लिखा था P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार। तो प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 4 मॉलिक्यूल हैव स्पीड ये 2, 3, 4 and 5 मीटर पर सेकेंड। The RMS speed of these molecule is, अच्छा यार मुझे थोड़ी सी ना आपको एक थ्योरी जरा इस तरह समझानी है कि जब हमने ये डेरिवेशन की थी, अगर आपको याद हो, यही वाली P is equal to 1/3 रो V स्क्वायर बार। हमने का मतलब ये है कि जब आप लोगों ने सेकेंड ईयर में की थी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा। तो ये जो थी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को जब हम ड्राइव कर रहे थे तो कुछ ऐसा मामला था, हमने ऐसे कहा था कि किसी चीज की जो वेलोसिटी है, एरो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उसके 3 कंपोनेंट है, Vx है, Vy है और Vz है, ठीक है। फिर जब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया तो हमने इसके ऊपर से एरो हटाया, तो V हमने कुछ इस किस्म की बात की थी कि Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर, राइट। और उसके बाद हमने डेरिवेशन में कहा था इफ Vx, Vy और Vz सेम हो। आज हमारे पास ये तीनों सेम नहीं है, तो मैं Vx, Vy, Vz ही रहने देता हूं, ठीक है। मतलब कंपोनेंट अलग अलग है हमारे पास, वैल्यूज वो डिफरेंट दे रहे हैं, ओके कोई इशू नहीं। तो उसके बाद जब हम ये रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ आता है स्क्वायर, तो ये होता है Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर और Vz स्क्वायर। इसी को आगे चल के हमने ट्रांसफॉर्म किया था, जिसे हमने कहा था RMS स्पीड, VRMS। ये जो थी इसको हमने VRMS कहा था, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आज मुझे RMS कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये फॉर्मूला प्रोवाइड करेगा, राइट। तो मुझे क्या करना है कि अगर आज मुझे VRMS स्पीड मालूम करनी है तो मुझे जितनी भी वैल्यूज दी है मैं उन पे स्क्वायर करके उनको ऐड करूंगा, राइट। मिसाल के तौर पे मेरे को कितनी स्पीड दी है, 2, 3, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस कर लें, ये कितना बन जाएगा 13। 13 और 16 कितना होता है, 13, 26, 29, 29 में 25 डाल दें कितना बनेगा जी, 54 सर। गुड। अंडर रूट कितना आंसर आ गया मेरे पास, ऑप्शन डी, ओके। A gas at pressure P is confined in a vessel, pressure P है। If the mass of the all molecule are half, mass half कर दिया आपने उनके हैं, and their speed double, और स्पीड आपने डबल कर दी, तो बताइए कि जी प्रेशर, रिजल्टिंग प्रेशर क्या होगा, कि P किसके इक्वल होता है 1/3 रो V स्क्वायर बार, राइट। अच्छा P इज इक्वल टू 1/3, अब रो हमारे पास डेंसिटी है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास मैस अपॉन वॉल्यूम, ओके। और साथ में ये है V हमारे पास जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ऐसे कह लो। तो वो हमसे ये कह रहा है कि 1/3 मैस उसने कर दिया, मैस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल आर हाफ। अब मैस हाफ कर दिया तो उसका मतलब है m जो है वो हो जाएगा m/2/v। मेरा ख्याल क्लियर है, मैस को मैंने हाफ कर दिया, वेलोसिटी को मैंने क्या करना है, डबल करना है, देखिए वो कह रहा है, ठीक है। एंड देयर स्पीड डबल, स्पीड डबल कर दी, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर बार और ऊपर स्क्वायर। तो P is equals to 1/3, this become m/2v, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 और v, सिंपल मैथ्स। और ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो हो जाएगा 4 और v स्क्वायर बार पे आएगा तो v स्क्वायर बार। Now the next step is P is equals to
ये देखिए डिवाइड में 2 है मेरे पास और मल्टीप्लाई में 4 है, ये 4 ये 2। उसके बाद मेरे पास मल्टीप्लाई ये क्या लिखा 1/3, ये मैस अपॉन वॉल्यूम और ये रहा v² बार। ये सारी चीज तो हमारे पास किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर है, राइट। यहां से मैंने वैल्यू चेंज किया तो उसको P डैश कह रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने मास को हाफ किया और वेलोसिटी को डबल किया। अच्छा 2 1 2 2 2 4, तो P डैश इज इक्वल टू ये तो आ गया 2 और ये पूरी चीज तो प्रेशर है मेरे पास। सो द नेक्स्ट प्रेशर is twice the previous pressure. C, option C. Okay, good. Next, the temperature of an ideal gas increased from 120 K to 480 K. At 120 K, the root mean square velocity of the gas molecule is V. अच्छा, temperature बढ़ाया 120 से 480. इसको मैं मिटा। अब अगर मैं टेम्परेचर 120 से 480 कर रहा हूं तो कितने का फर्क है? अगर मैं 480 को 120 से डिवाइड कर दूं, 0 से 0 12 1 12 एंड 12 2 से कितना होता है 24। चलो मैं करता हूं 12 4 जा। तो मैंने 120 से 480 का मतलब है 120 से 480 का मतलब है मैंने मल्टीप्लाई कितने से किया? 4 से। 4 टाइम्स मैंने इंक्रीज किया है क्या? टेम्परेचर। नाउ क्या चीज को हमसे मालूम करने को कह रहा है? वो कह रहा है टेम्परेचर है और क्या है? स्पीड है। तो मुझे बताइए आरएमएस स्पीड जो है उसका टेम्परेचर वाला फॉर्मूला 3kT/m होता है। आई बिलीव ये आपकी समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर मैंने 4 टाइम इंक्रीज किया है, मतलब जो न्यू आरएमएस स्पीड है मेरे पास, पुरानी वाली को मैं V कह देता हूं, ठीक है। न्यू आरएमएस स्पीड जो है वो 3K टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज 40 व्हाटएवर वाज द प्रीवियस टेम्परेचर 120 जो भी मैं उसको 120 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मैं इसको 40 लिख देता हूं और अपॉन क्या है मेरे पास m। सो नाउ यू कैन सी के 4 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 3kT/m, राइट। और 4 रूट से बाहर आगे कितना बन जाता है 2, तो ये देगा 2 और ये सारा 3kT/m, ये सारी प्रीवियस वैल्यू क्या है? ये V के बराबर है। Option B. ऑप्शन बी। अच्छा जी 6, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज रिड्यूस फ्रॉम 927, मुझे लग रहा है ये 927 लिखा है, to 27. द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम, तो आरएमएस स्पीड कितनी हो जाएगी? अच्छा टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। डबल द इनिशियल वैल्यू नहीं हो सकता आंसर। 4 टाइम द इनिशियल वैल्यू नहीं हो सकता आंसर। 10 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू नहीं हो सकता आंसर। ये ऑप्शन बी, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, बस ऑप्शन से मालूम हो गया, ठीक है। इसमें चूंकि लिखा हुआ था तो ज्यादा आसान था मेरे लिए। नंबर 3, टॉपिक 3 सॉरी, the equation of the state corresponding to 8 gram of O2, equation of state, हाँ भाई 8 gram of O2 क्या होगी इक्वेशन ऑफ स्टेट? हम जानते हैं कि PV बराबर है nRT के। ओके हो गया। N क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो O2 का मतलब ये हुआ 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बना? 32 ग्राम। ऐसे ही है। और ये 32 ग्राम कितने मोल बनेंगे? 1 मोल। पता नहीं, बात मैंने बताई तो थी आप लोगों को कि जो भी एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो हमेशा कितना बनता है? 1 मोल बनता है। व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो 32 ग्राम कितने हमारे पास? 1 मोल है। मुझे कितने मोल कितने ग्राम दिए उसने? 8 ग्राम। 8, तो 32 को अगर आप 8 से डिवाइड करें कितना बनेगा? 4 ना क्लास। तो मेरे पास कितने मोल है? मेरे पास जो भी मोल है वो डिवाइडेड बाय कितने हैं?
भाई 32 ग्राम होंगे तो 1 मोल बनेगा ना, और अगर 8 ग्राम होंगे तो कितने मोल बनेंगे? क्वार्टर बनेगा, क्वार्टर चौथाई हिस्सा बनेगा उसका। मेरा ख्याल है टेक्निक समझ में आ रही है। Yes, sir. तो PV इज इक्वल टू, अब मोल की जगह पे क्या लिख दो? मोल में 4, तो ये हो जाएगा RT/4। Option B. ऑप्शन बी, बी, यस, ऑप्शन बी सही कह रहे हैं, ऑप्शन बी। अच्छा जी, द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डबल इट्स वैल्यू 27 इज, हाँ भाई, वो टेम्परेचर जिसपे द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डबल हो जाती है, इट्स वैल्यू 27। जो 27 पे उसका क्या कहते हैं यार, 27 पे उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो डबल करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी डबल करने के लिए क्या करेंगे? Sir, option B. ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर की क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी Direct. डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी 3/2 kT, राइट? ये बात है हमारे पास। तो अभी उसने टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 27, जिसमें मैं 273 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 300 K। तो डबल काइनेटिक एनर्जी, दिस इंप्लाइज दैट टेम्परेचर भी डबल हो जाना चाहिए। Yes. कितना हो जाएगा? 600 Yes. के केल्विन। तो इसको अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में निकालूं तो 600 माइनस 273 कितना बनता है? Yes, sir. 327 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये आंसर लिखा हुआ है इसमें, मेरे हिसाब से तो ये है। Yes, sir. Option C. अगर हम इसे डायरेक्ट मतलब अगर हम इसे सेल्सियस से केल्विन में चेंज ना करें और डायरेक्ट ही अगर इसे हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें, करो जरा जल्दी से, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54, ऐसे ही है ना? ये रहा तुम्हारा आंसर 54, और तुम इस पर टिक भी करके आओगे और जवाब गलत भी होगा। सर तो केल्विन में चेंज करें और फिर हम लाजमी मैंने क्या बोला था, जहां कहीं टी लिखा है, खाली टी, यू मस्ट कन्वर्ट दैट टेम्परेचर इनटू केल्विन, यू मस्ट। ये मेरी बात समझ में आ गई? ये शैतानी बहकावे हैं जिनमें तुम आ रही हो। शैतान तुम्हारे कानों में कह रहा है 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की लड़की, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुननी है। तुमने बोलना हमारा ईमान पुख्ता है। समझ में आ गई? इन द डायग्राम द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब एक्स, ये रहा बल्ब एक्स, ये रहा, ओके। इसका वॉल्यूम, इस बल्ब का वॉल्यूम ट्वाइस है इसके। ये बल्ब Y है, इसको Y लिखा है, इसको बल्ब X लिखा हुआ है। द सिस्टम इज फिल्ड विद आइडियल गैस, इसमें आइडियल गैस जमा कर दी और ये दरमियान से लाइन जारी, दोनों आइडियल गैस कनेक्टेड है। स्टेडी स्टेट एस्टेब्लिश की हमने बल्ब के साथ। इस वाले बल्ब को हमने रखा हुआ है 200 पे, ठीक है, और उसको रखा हुआ है हमने 400 पे। ये 200 है, वो 400 है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। देयर आर x मोल्स ऑफ गैस इन x, इसमें x बल्ब में कितने मोल है हमारे पास? x मोल्स हैं x में। तो y में कितने मोल्स है ये बताने हैं। तो तस्वीर ऐसे बनाई है उसने, ये बनाया हुआ x, ये बनाया हुआ y, और ये दोनों को उसने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वहां जरा क्लियर नहीं था, मैंने कहा ये x, ये y, और इसमें x मोल्स हैं, इसमें मोल्स हमें क्या करना है? मालूम करने। इसका टेम्परेचर है 200 के, इसका टेम्परेचर है 400 के। देख लो भाई, कोई गलती हो तो मुझे बता देना प्लीज इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि हमने इस तरह की एक बात पढ़ी हुई है, हमने पढ़ा है कि मैंने जब पढ़ाया था PV = nRT, तो यहां से मैंने आपको इक्वेशन डेवलप करना सिखाई थी कि P1 V1 अपॉन N1 T1 बराबर होते हैं P2 V2 अपॉन N2 T2 के। याद है आप लोगों को ये बात? ओके। अच्छा, इधर से इधर प्रेशर के बारे में क्या कमेंट करेंगे? प्रेशर क्या रहेगा दोनों में? सेम।
इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में जरा कमेंट करें, क्या वॉल्यूम है? इसका वॉल्यूम डबल है इसके, मेरा ख्याल ये बोला से। जी जी। तो अगर इसके वॉल्यूम को क्या मान लूं इसके वॉल्यूम को v मान लूं, वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम को v, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2v। तो अब इसका वॉल्यूम है मेरे पास, अच्छा मैं ये साथ साथ में मैंने ये 1 1 लिखा ना, जरा मैं एक काम कर दूं, ये मैं x x x और x कर दूं ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए, y y y और y, मेरा ख्याल सही हो जाएगा। हाँ x y जरा समझ में आ जाएगा, 1 2 भी देगा। तो px py तो मैंने काट दिया क्योंकि सेम प्रेशर। अगर ये vy है तो ये vx इसके बराबर है 2vy के, इधर ही तब्दीली कर दो, कोई इशू तो नहीं है। इधर ये जो इसके मोल हैं ये कितने हैं मेरे पास? x एंड y मैंने मालूम करना है। इसका टेम्परेचर मेरे पास कितना है? 200। क्यों 200 लिखा? कैलकुलेटर में डायरेक्टली 200 लिख दिया। इसका टेम्परेचर कितना है? 400। Yes, sir. अच्छा 200 और 400 कैंसिल हो गए, यहाँ 2 बचा। अब यहाँ ये vy से vy भी कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 2/x, यहाँ कुछ नहीं है, 1/ny मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 वहां चला जाएगा तो 2 2 जा 4, 4/x हो गया 1/ny। ny मालूम करना है, पूरी क्वेश्चन को पलट दो। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ny हो जाएंगे x/4। चेक योर आंसर। सेट हो गया? आगे चलो जी। The number of mole of air in the tire is increased by 2%. The thermodynamic temperature increased by 1%. Internal volume of the tire by 0.2%. By what is the percentage change in pressure? यार ये मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। इसे वेरी मतलब लॉन्ग वो है, क्या कहते हैं उसको, इतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं उसकी। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस दौरान अगर कैलकुलेशन जरा स्पीड से मुझे करके बताएं, ठीक है? अच्छा अब देखो ये हम करें, PV बराबर है nRT, राइट? अब एक बात आप लोग समझो, मैं इस वक्त जो प्रेशर है यानी परसेंटेज की बात हो रही है, तो इस वक्त मैं ले रहा हूं 100% है, जो भी है वो 100%, उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है? तो मेरे पास चूंकि मुझे फाइनल क्या मालूम करना है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में क्या चेंज आया वो मुझे मालूम करना है। वॉल्यूम जो था मेरे पास, जरा गौर से देखना, वॉल्यूम मेरे पास क्या है कि द नंबर ऑफ मोल, चलो पहले इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को इंक्रीज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल को वो कह रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा हूं मैं कितना? 2%। तो अगर नंबर ऑफ मोल पहले थे 1 तो उसमें 2% में इंक्रीज कर रहा हूं, तो 1 + 2% का जो मतलब है वो क्या बनता है हमारे पास? अच्छा जी, तो सर एक बार ये दोबारा बताएं प्लीज। क्या चीज मैं कर ही रहा हूं, देखो ये इक्वेशन है ना, PV = nRT मेरे पास। हाँ, इस इक्वेशन में जो जो वैल्यूज उसने जितनी परसेंट चेंज किए वो मैं चेंज कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कर रहा हूं, P को मैंने P रहने दिया, अभी V की बात उसने नहीं की, V को मैंने छोड़ दिया, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल लिखी। तो मैंने कहा कि अगर मोल थे मेरे पास 1 मोल थे, 1 का मतलब है 100 समझ लो, तो 100 में कितने परसेंट इजाफा हुआ? 2% का, वो कह रहा है 2% इंक्रीज। तो मैं 1 में ऐड कर रहा हूं 2% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास? 2%। तो 2% का मतलब होता है जब भी परसेंट होता है यू शुड डिवाइड दैट नंबर बाय 100, और जब आप 2 को 100 से डिवाइड करोगे इट बिकम 0.02। क्या ख्याल है? राइट, ये आपके पास मोल चेंज आ गया। ओके, अच्छा R जो है वो तो एज इट इज रहता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर कितना चेंज किया वो क्वेश्चन में कह रहा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बाय 1%। जो भी टेम्परेचर था उसमें 1% का चेंज आया। अब 1% के चेंज का मतलब ये होता है कि इट इज 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 0.01। तो ये थे N, ये था R और ये था T। फिर जो वॉल्यूम है उसमें वो कह रहा है कि एंड वॉल्यूम ऑफ द टायर 0.2%। तो वॉल्यूम जो भी था
वो 0.2% चेंज हुआ वॉल्यूम। तो 0.2% का मतलब है कि आप 0.2 को डिवाइड करोगे 100 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.002, राइट? दिस इज योर वॉल्यूम। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सो अब मेरे पास अगर मैं इसको कर लेता हूं तो ये वैल्यू है मेरे पास 1.002, ओके, इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 1.02 और ये नंबर ऑफ होल्स है, ये है R, ये वॉल्यूम है, ठीक है। और ये है मेरे पास 1.01, ये है टेम्परेचर T। तो मुझे 1.02 को 1.01 से मल्टीप्लाई करना है। टेक्निक आप यही फॉलो कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 1.02 को लिख सकते हैं 102 एक्सपोनेंट -2 और 1.01 को आप लिख सकते हैं 101 और एक्सपोनेंट -2। तो एक्सपोनेंट -4 हो जाएगा। 101 को 102 से मल्टीप्लाई करना कोई इश्यू नहीं है, ये हो जाएगा 201,000, दो क्रॉस लगाया तो 201, तो 20301, तो देखिए 1030 और 2 मेरे पास आ गया। और इसको -4 का मतलब है पॉइंट एंड में, तो 1 2 3 4, तो 1.0302 ये हमारे पास आ गया। ना भी करना चाहे तो इसके साथ लगा देंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.0302 nRT, और यहां पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है मेरे पास, अगर मैं PV कहता हूं तो ये वैल्यू यहां लाकर मैं डिवाइड कर देता हूं 1.002, ओके। तो PV या V को आप चाहें तो यहां पे नीचे यहां पे डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हम प्रेशर मालूम करने जा रहे हैं। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, 1.0302 को 1.002 से। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो मुझे जरा क्विकली कोई बंदा आंसर बताए कि क्या आंसर आ रहा है इसका। अरे अब ये आ रहा है 1.028 बस nRT, ये आया ये 1.028। अब ये नंबर को ध्यान में गौर से देखना, ये जो मेरे पास 1.028 है, इसको मैं इसमें से अगर मैं -1 करता हूं, क्योंकि आप देखो हर एक में मैंने +1 किया हुआ है, तो अगर मैं -1 करता हूं तो मेरे पास यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 + 0.028, क्या ख्याल है? 1.028 1 + 0.028 लिखा जा सकता है ना, ओके? जी सर। ये क्या था हर एक में, ये क्या था? ये आ रहा था चेंज, याद है आपको? तो 0.028 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं परसेंटेज में ले जाने के लिए तो कितना बन जाएगा? 2.8 सर, 2.8। बेटा ये देखो ना, 1 + 0.028, तो 0.028 को 100 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में लाने के लिए, जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो 2.8 हमारा आंसर है, 2.8। यार ये तो एफिशिएंसी वाले तुम लोग खुद करके मुझे बताओ, 10 मिनट रहते हैं हमारे पास, जरा जल्दी जल्दी कर सकते हो? कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक ऑफ कार्नोट इंजन इज इतना इतना। एफिशिएंसी वही बात है, सबसे पहले इसको T1 - T2 अपॉन T1 कर लो। मैंने कहा था ना, एक को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, एक को नहीं करना पड़ेगा, याद है आपको मेरी बात? ये तो नहीं हो सकते, ये दो तो आंसर नहीं हो सकते, ये तो सिर्फ डिग्री वाले लिखे हुए, ये तो बुलशिट है, ये तो गलत बात है। इन दो में से कोई आंसर है तुम्हारे पास? 327 27 माइनस किए तो हो गया 300। अब ये 300 न्यूमरेटर के अंदर है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 0.5। यस सर। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 327 है उसको तुमने केल्विन में किया हुआ, तो वो कितना आ रहा होगा? 600। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो मैंने लिखा था T1 - T2 अपॉन T1, सही है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास 327 - 27, क्योंकि ये डिफरेंस है तो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और नीचे कितना है? 327 + 273, इसको केल्विन में चेंज करना होगा, ठीक है, और इनटू 100। तो ऊपर तो 327 - 27, तो ये तो हो गया 300, और 327 + 273 केल्विन में किया तो कितना हो गया? 600। 2 0 से 2 0, 3 1 3, 3 2 6, 1/2, 0.5।
नेक्स्ट जल्दी से करो। द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एब्जॉर्ब हीट एट 327 एंड एग्जॉस्ट 127। ठीक है Yes, sir. ओके, तीसरी बात है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें इन विच टेम्परेचर सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है भाई Isothermal. आइसोथर्मल। ये लो, जबरदस्त। अब ये बताओ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक प्रोसेस तुम लोगों ने देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव। यस यस वर्क नेगेटिव। तो डेल्टा यू इज इक्वल Work टू negative है. नहीं इक्वेशन क्या थी, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू था ना। Yes, sir. तो डेल्टा यू के बाद क्या लिखा हुआ था, नेगेटिव लिखा था या पॉजिटिव लिखा था? Negative. नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन है, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू नेगेटिव? सी, डेल्टा यू नेगेटिव। डन। Yes, sir. ओके, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ कार्नोट इंजन इज 27। सिंक का मतलब है ये T2 है। एफिशिएंसी 25% है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। मेरा ख्याल है ये सेकंड ईयर में न्यूमेरिकल भी करते रहे हो। मैं अभी इधर देख लेना, T2 है मेरे पास कितना 27 और एफिशिएंसी 25% है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम कैसे कर रहे थे, एफिशिएंसी 25% का मतलब 100 से डिवाइड किया, 1 माइनस T2 कितना है 27, तो 300 कर दूं अपॉन T1। मेरा ख्याल है ये बड़ी जल्दी से समझ गए होगे तुम लोग। तो 27 में हमने 273 ऐड किया तो कितना बन गया 300। ओके, ये कितना बन जाएगा 0.25, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन T1। तो 0.25 में से -1 किया तो 0.75 इज इक्वल टू माइनस का 300 अपॉन T1। माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ओके, तो T1 अगर आपको चाहिए तो 300 अपॉन 0.75 क्या करें, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 300 तो पहले था, अगर मैं इसको 75 लिख रहा हूं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो। अब इसको सिर्फ डिवाइड करना है आपने, मेरा ख्याल है 5 के टेबल से हो जाएगा। अगर मैं करूं 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, और ये कितना से लेगा 5 6 जा 30 और 1 2 3 3 0 है। फिर ये कितना से लेगा 5 3 जा 15 और 5 कितना 12 जा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और साथ में 2 0। ठीक है, फिर 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 और साथ में 2 0। तो T1 कितना आ गया हमारे पास 400 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है उसके अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो कैसे करोगे डिग्री सेल्सियस में, इसमें से 400 में से क्या माइनस करोगे 273 कितना बन जाता है -273। क्लास 400 रुपए लेकर गए थे, 273 डी है 127 जी। तो ये 400 में से अगर आपने 273 खर्च कर दिए तो 27 ये बचे और 100। बिल्कुल ठीक है गुड़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, 127। मेरा ख्याल है सबने पिक कर लिया होगा। ओके, पहला क्वेश्चन, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है और दोनों सेल्सियस में दिए हुए हैं। अच्छा ख्याल कीजिएगा, और वो आपसे पूछ रहा है P1 अपॉन P2 किसके बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको आप कैसे आपको करना चाहिए, तो हमने ये पढ़ा हुआ है P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। मोल से मोल में काट रहा हूं क्योंकि सेम सिस्टम है, मोल सेम है। आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। सो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, राइट। तो इसको इधर ले आइए, P1 अपॉन P2 जो कि हमसे पूछ रहे हैं, तो T1 डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई। सो T1 अपॉन T2। नेक्स्ट स्टेप में बस आप उनको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक टेम्परेचर क्या दिया हुआ था, कोई बता सकता हूँ? T1 है 27, तो ये कितना हो जाएगा 300। ओके, और T2 है 127, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो 20 से 20 कैंसिल, तो 3 अपॉन 4। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। ओके, टॉपिक नंबर 5, इफ कैपिटल R इज द मोलर गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू यानी गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv हमें पता यही होती है, Cp अपॉन Cv। तो Cv किसके बराबर है, Cv किसके बराबर है? देखो, चाहे ये क्वेश्चन हो या इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इफ R इज द मोलर गैस कांस्टेंट बिल्कुल ऊपर वाला लिखा हुआ है, और गामा जो है Cp अपॉन Cv बिल्कुल यही है। तो Cp क्या है, एक में Cv पूछ रहा है, एक में Cp पूछ रहा है, तो मैं एक करता हूं, दूसरा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहानी है क्या। तो हम ये जानते हैं कि गामा होता है Cp अपॉन Cv। ओके, और एक हम ये जानते हैं कि Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो इसका मतलब है मुझे अपनी इस इक्वेशन में से अगर वो पूछे ना Cv की वैल्यू, तो Cp को खत्म करना है। ओके, अगर मुझे Cp खत्म करना है तो मैं यहां से Cp की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो Cp डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गामा
CV किसके बराबर होगा? CP। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखो CP की जगह पे, CP की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ? गैमा CV माइनस CV इज इक्वल टू R। ओके है? कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, पूरे सॉल्व करने के बाद में पूछना। ये दोनों हमें पता है। अगर मुझे CV चाहिए क्वेश्चन में, सिर्फ जिस तरह एक क्वेश्चन में सिर्फ CV पूछा है, एक क्वेश्चन में खाली CP पूछा है, तो जब वो खाली CV पूछ रहा है तो मैं अपनी इक्वेशन में CV को छोड़ रहा हूं और CP की वैल्यू पुट कर रहा हूं। बस ये मैंने थोड़ा सा काम किया, ठीक है? तो ये क्या कॉमन आ रहा है? CV कॉमन आ रहा है, गैमा माइनस 1 तो कैपिटल R। तो मुझे बताओ CV किसके बराबर होगा? गैमा माइनस 1 मल्टीप्लाई क्वेश्चन को दूसरी तरफ डिवाइड, तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। ये हमारे पास जवाब आ गया किसका? CV का। और अगर वो CP पूछ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे बताओ, CP पूछ रहा है तो क्या करूंगा? तो फिर मैं अपनी इस इक्वेशन में से, ठीक है ना, अगर CV की वैल्यू निकालूंगा तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले इसको पलट दो। उसकी नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो उसको मैं पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन मेरे पास हो जाएगा गैमा इज इक्वल टू CV अपॉन CP। मेरा ख्याल सिंपल स्टेप है। उसके बाद CP को वहां पर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा? CP मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन गैमा इज इक्वल टू CV। अब ये CV की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो CV की जगह। तो अब देखो CP तो CP रहा, माइनस CV की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं CP मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन गैमा इज इक्वल टू R। तो अब क्या कॉमन आ रहा है? CP कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा? 1 माइनस यहां क्या है? 1 अपॉन गैमा और यहां क्या है? कैपिटल R, राइट? तो CP ये क्या बन जाएगा? एलसीएम ले लो तो गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा इज इक्वल टू R। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या? ये पूरी चीज को, अगर ये गैमा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल गैमा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R इज इक्वल टू ये क्या है? CP। तो गैमा माइनस 1 जो CP से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे गैमा माइनस 1 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो टेक्निक्स है, बस मतलब टेक्निक है कि ये दो तरीके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं उसकी वैल्यू आप वहां पे पुट कर दें जी। अब आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर क्लिक करके, बोर्ड पे क्लिक करके जवाब मुझे बता सकते हैं। जब उसने CV पूछा है तो खाली CV किसके बराबर आ गया था हमारे पास? ये रहा C कैपिटल R अपॉन गैमा माइनस 1। और जब उसे CP पूछा है तो हमारे पास है R गैमा किधर गया? ये D R गैमा अपॉन गैमा माइनस 1। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट गैमा 1.5 दिया हुआ है। इस गैस के लिए ये मेरा ख्याल है हमने NTS के क्वेश्चन में भी किया हुआ है। ये आप लोगों को करके बताया था, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कर भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। एन एयर गन पैलेट का मतलब है कि अगर आपने एयर गन देखी हो, मतलब समझो एयर गन की बुलेट, जो बुलेट है ना वो पैलेट कहलाती है। छोटी सी छर्रे वाली गन नहीं होती, जिस तरह कश्मीरियों में पैलेट गन से फायरिंग हो रही है कहते हैं ना, तो छर्रे होते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक। तो पैलेट गन है, छोटे से बारीक से छर्रे से, उसका मास M है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है। तो मास को M ही रहने दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C रहने दो। वो कह रहा है वो स्टील प्लेट से टकराए किस वेलोसिटी से? V से। और 50% जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है पैलेट की, वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में, थर्मल एनर्जी। तो व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द पैलेट? पैलेट का जो टेम्परेचर है वो कितना राइज किया? ओके, कितनी? 50% है। देखो ये मेरे पास एक मेटल की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट पे ये पैलेट आके टकराया, या हम टकरा गए, ये टकरा गया। तो ये किस वेलोसिटी से आ रहा है? V से। इसका मास कितना है? M है। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी मेरे पास? हाफ mv²। 50% आधी काइनेटिक एनर्जी। तो मैं अगर इस पूरी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लूं? 2 से डिवाइड कर दूं। बात समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी। तो काइनेटिक एनर्जी को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 1/4 mv²। ये बन गई मेरे पास क्या? 50% काइनेटिक एनर्जी। सही यहां तक बात? ये काइनेटिक एनर्जी जब इसे टकराया तो ये 50% काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट में। तो जो हीट है मेरे पास, जिसको हम डेल्टा Q लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला है mc डेल्टा T। तो ये जो हीट है यानी mc डेल्टा T, ये किसके बराबर होगा मेरे पास? 1/4 mv² इज mc डेल्टा T। बात समझ आ गई? आपकी वीडियो रुक गई। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। देखिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो बुलेट है या पैलेट है, मास M है, वेलोसिटी V है। तो मास वेलोसिटी सी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है। 50% का मतलब है आधी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/4 mv²। दिस इज 50% काइनेटिक एनर्जी।
Okay. Now this 50% kinetic energy is transferred into heat, thermal energy. हीट का फॉर्मूला mc डेल्टा टी है, तो mc डेल्टा टी 50% काइनेटिक एनर्जी यानी 1/4 mv स्क्वायर के बराबर हो गया. ओके हो गया. m से m क्या कर दो, कैंसिल. टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, c मल्टीप्लाई यहां से कर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो v स्क्वायर अपॉन 4c इज इक्वल टू डेल्टा टी. तो ऑप्शन कौन सा बना, बी, v स्क्वायर अपॉन 4c. ये भी उसी तरीके से मेटल बॉल है, बॉल बेरिंग है, स्पेसिफिक हीट c है, वेलोसिटी v से जा रहा है, ब्रॉड टू रेस्ट रुक गया, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हमने हीट में कन्वर्ट कर दी. तो बताइए चेंज इन टेम्परेचर, यहां पर ये देखो बोर्ड के ऊपर अगर आप देखो तो mc डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखोगे, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है डेल्टा थीटा. स्क्रीन पे जो टेम्परेचर का राइज है, जो चेंज है, वो कितना बता रहा है, डेल्टा थीटा. तो डेल्टा टी की जगह डेल्टा थीटा कर दो, m को m रहने दो, c को c रहने दो. काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, सारी हाफ mv स्क्वायर, ये 1/4 में लिखोगे. समझ में आ रही है. मैं ये कह रहा हूं, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने क्या करना है, हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, mc डेल्टा थीटा. डेल्टा टी को डेल्टा थीटा का, तो m से m कैंसिल कर दीजिए. क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी. तो 2 डिवाइड है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2c डेल्टा थीटा. तो v के ऊपर क्या बच गया, स्क्वायर. स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2c डेल्टा थीटा. Air is injected from a cylinder of compressed air into a balloon of volume V. एक बैलून है जिसका वॉल्यूम मेरे पास कितना है, V है. उसमें हमने एयर को इंजेक्ट किया और उसका डायमीटर डबल हो गया. तो कह रहा वर्क डन कितना हुआ अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर. हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्लास क्या है, P डेल्टा V. ये ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला में आता है या समय. यस सर, यस सर. अच्छा, अब मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P और ये हो जाएगा V2 माइनस V1. ठीक हो गया. Yes, sir. अब ये बताओ, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब. मेरा ख्याल आप एग्री करेंगे इस बात से. इसको वॉल्यूम को मैं क्या ले लेता हूं, V1 ले लो या इसको V कह लो, जो मर्जी कह लो, कोई इशू नहीं होना चाहिए. अब मुझे बताओ V2 क्या है. V2 है 4/3 पाई 2r की पावर 3. ये मैंने 2r क्यों किया, क्योंकि डायमीटर क्या करे, डबल हो गया. डायमीटर डबल हो गया तो रेडियस भी तो डबल हो जाएगा. रेडियस और डायमीटर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. ये समझ में आती बात. भाई एक सर्कल है ना, उस सर्कल का ये है रेडियस, और ये करो तो यानी 2r करो तो ये बनता है डायमीटर. तो डायमीटर अगर डबल हो जाएगा तो ये रेडियस भी तो इधर और इधर इंक्रीज करेगा ना, ये भी 4 टाइम हो जाएगा. तो when the diameter is double, radius is also double. मेरा ख्याल बात ठीक है. ये हो गया 4/3 पाई, ये पावर 3 2 पे लगाओ, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8. ये पावर 3 r पे लगाओ तो कितना हो गया, r क्यूब. तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 4/3 पाई r क्यूब. इस 8 को मैंने पहले लिख दिया, 4/3 पाई r क्यूब को मैंने बाद में लिख दिया. ओके, ये 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब V1 या जिसको मैं V कह रहा हूं, तो ये हो जाएगा 8V. ओके, तो अब मैं इस फॉर्मूले में दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा W इज इक्वल टू P V2. ये जो V2 है, V2 कितना है, 8V माइनस V1. V1 को क्या लिखा है, V. तो डेल्टा W इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7, तो 7PV. ऑप्शन डी. हाँ भाई, ये वर्क डन वाला कर लोगे. वो कह रहे हैं एक गैस है, वो एक साइकिल में साइकिल है, यानी जहां से चली वहीं पे वापस पहुंच रहे हैं, जहां प्रेशर और वॉल्यूम उसने दिए हुए हैं. आप वो कह रहे हैं W से चले X पे, X से चले Y पे, Y से चले Z पे, और Z से दोबारा W पे आ गए. जहां से चले तो घूम के दोबारा वहीं पे आ गए. तो कह रहा है वर्क डन कितना हुआ, बताइए वर्क डन कितना हुआ. W से चला X पे, X से चला Y पे, Y से चला फिर Z पे, Z से दोबारा W पे आया. सिंपल प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है यार. ये प्रेशर का एक्सिस है, ये वॉल्यूम का एक्सिस है. तो वर्क डन मुझे बताओ ना क्या होगा, जहां से चले घूम के वहीं पे पहुंच गए. हाँ भाई लड़कियों जल्दी जवाब दो, तुम लोग तो जीनियस हो. 0 क्या क्या बात था, या इंडिपेंडेंट फ्रॉम. वर्क डन इज
वर्क डन इज डिपेंड अपॉन पाथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ। Work done depends upon the path, sir. On the path, very good. Now when it depend upon the path तो जीरो कहां से हो गया? ये ऐसे है, ठीक है, ये उसने डब्बा ऐसे बनाया हुआ और उसके बाद उसने पता नहीं ऐसे भी कुछ करके बनाया हुआ, यहां से वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है सर समझ नहीं आ रही। चीज है, ये प्रेशर क्या है, वीडियो रुक गई है। ये है W, ये है X, ये है Y और ये है Z। अब भाई ग्राफ के ऊपर वर्क क्या होता है, किसी को याद है वर्क डन ग्राफ के ऊपर? एरिया अंडर द ग्राफ, Under the curve, sir. यस। बिल्कुल। अब मुझे एक बात और बड़ी अच्छी तरह सोच, ठीक है, देखिए W से X पे चला, X से Y से और Y से Z पे चला गया और Z से दोबारा W पे आया। एक चीज जो तुम लोगों ने नोट करनी है, मुझे ये बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट की पहचान क्या है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के ऊपर आइसोकोरिक की पहचान क्या है? स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, याद है? स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। तो इसका मतलब है W से सॉरी X से Y में यहां पे कोई वर्क नहीं हुआ, Z से W में इस जगह पे कोई वर्क नहीं हुआ, वर्क हुआ है कहां पर? Y से Z में और X से W में, या W से X में। तो W से X की तरफ और Y से Z की तरफ, इन दो पाथ में सिर्फ वर्क हुआ है, बाकी में वर्क नहीं हुआ। अब अगर मैं बात करता हूं एरिया अंडर द ग्राफ की, सो W से X तक जो एरिया है वो सारा एरिया ये रहा मेरे पास, क्या कह रहे हैं? और अगर मैं बात करता हूं इसकी Y से Z की, तो Y से Z की मैं लाइन जरा यहां करके बना रहा हूं, तो ये सारा एरिया है मेरे पास किसका? Y से Z का। क्या कह रहे हैं? एक में मेरे पास ये सारा वर्क डन है और एक में मेरे पास ये वर्क डन है। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये वाला वर्क नहीं करूंगा, ये वाला असल जो वर्क, यानी इस पूरे में से इसको मैंने माइनस करना है, राइट? समझ में आ रही है? ये पूरा वर्क जो कि Y से Z की तरफ है, इसको इसमें से मैंने W से X वाले वर्क को माइनस करना है। तो मेरे पास सिर्फ कौन सा वर्क बचेगा? मेरे पास जो वर्क डन बचेगा वो सिर्फ ये है, सही है? ये वाला वर्क डन है मेरे पास। अब इस वर्क डन को निकालना मेरे लिए कोई इशू नहीं है, एरिया निकालना है ना। इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना क्या इशू है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, यही है ना, दो साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ ये साइड कितनी है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, ये से जो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको यहां पर, ठीक है? तो वॉल्यूम की वजह से क्या दिया मैं अभी देख लेता हूं। ये उसने लिखा हुआ है 1 और ये उसने लिखा हुआ है 3 और साथ में उसने वॉल्यूम में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्सपोनेंट माइनस, मेरा ख्याल है 4 लिखा हुआ है, यस, एक्सपोनेंट -4। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो -3 है, तो -3 ले कोई इशू नहीं। अच्छा, और जो हमारे पास यहां वैल्यूज हैं वो इसने लिखी है 2 और यहां पर वैल्यू लिखी है 3 और प्रेशर की वैल्यू एक्सपोनेंट जो है वो -6 है, +6 है या पता नहीं, +6 है, एक्सपोनेंट +6 है, यस, ओके। तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है क्लास, अब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करूंगा। ये साइड कितनी हुई? 3 - 1 तो 2 एक्सपोनेंट -3 और ये साइड कितनी हुई? 3 - 2 तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 6। क्लियर है? दिस इज योर वर्क। अब वर्क कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं आपके लिए। देखिए 1 2 से कितना हो जाएगा? 2 10 raised to power +6 - 3 तो ये हो जाएगा 2 × 10 raised to power +3 और ये कितना हो जाएगा? 2000 joules। So this is your work। ये है मेरे पास। अच्छा, मेरा 2000 है, इसका 200, इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम की जो मैंने वैल्यू ली है ना, ये -4 होगा, जिसको मैं -3 समझ रहा हूं, इट शुड बी -4, ठीक है? ये मैंने इसमें चेंज कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे तो मेरा ख्याल है इंतहाई आसान क्वेश्चन है, तुम लोग करते हुए आए हो। बताओ, ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 25 सेल्सियस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ कितना होता है? 25 सेल्सियस में 25 है, मल्टीप्लाई बाय 1.8 करो, मल्टीप्लाई बाय 1.8 क्योंकि 1C 1.8 F के बराबर है। मेरी आवाज समझ में आ रही है? 1 सेल्सियस 1.8 फ़ारेनहाइट के इक्वल है।
सो अगर सेल्सियस तो 25 मल्टीप्लाई कितना फॉरेन है। Seven- बी होगा सर। बी 25 बन रहा है। जी सर। ओके गुड गुड। अब दूसरा वाला देखो और से वही क्वेश्चन है, कितना है 25 है, कह रहे कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, स्केल में बताओ। तो हम करते क्या थे कि हम सेल्सियस को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट। लेकिन मसला ये है कि फ़ारेनहाइट स्केल शुरू कहां से हो रहा है, 32 से। तो +32 तो जो तुम्हारा पहले आंसर आया था 45, उसमें प्लस क्या करने पड़ेंगे तुम्हें, 32। गॉट माई पॉइंट? बिकॉज द सेल्सियस स्केल इज 77. यस। Hello. तो ये दोनों में बड़ी अच्छी तरह समझ लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े सिंपल है। अगर आप सिर्फ बात करोगे 25 सेल्सियस फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल इक्विवेलेंट, तो डायरेक्ट 1.8 से मल्टीप्लाई। टेम्परेचर स्केल पे पढ़ने की बात करोगे तो 1.8 से मल्टीप्लाई के बाद +32 भी होगा, क्योंकि 32 स्केल शुरू 32 से हो रहा है। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल? एब्सोल्यूट सेल्सियस स्केल पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा? हाँ भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ये एब्सोल्यूट 0 लिखना चाहिए था इसको, एब्सोल्यूट 0। बहरहाल ये है -273.15। यस, माइनस में -273.15, क्योंकि ये सब डिग्री है, ये सब रिलेटिव है, रिलेटिव। -273 वो टेम्परेचर है जहां से केल्विन शुरू हो रहा है, और जब केल्विन शुरू हो रहा है तो बात आ गई एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एग्रीड? द टेम्परेचर ऑफ 27। एक सब्सटेंस का टेम्परेचर तुमने इंक्रीज किया, डेल्टा 300. 300 Kelvin. डेल्टा टी, प्लीज लिसन टू मी। The temperature of a substance increased by 27. Delta T is 27. तो केल्विन में कितना होगा? क्या डेल्टा टी केल्विन का सेम होता है या डिफरेंट होता है? 27 केल्विन। 27 केल्विन। ये कौन है 300 वाला जज्बाती बच्चा? डोंट गेट जज्बाती मेरे बच्चे, डोंट गेट जज्बाती। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरा ख्याल समझ में आ गई होगी सबको, मेरी आवाज भी जा रही होगी। बस यही क्वेश्चन है जो कि मुझे सेंड किए गए थे आप लोगों की तरफ से, ईमेल हुए थे, मैंने इन सबके जवाब आपको दे दिए, सॉल्व करने की टेक्निक्स आपको मैंने बता दी।